हेलो पीपल। सो ये वीडियो उनके लिए है जो नवंबर बैच के यूनिक एकेडमी के स्टूडेंट्स हैं सीएस एग्जीक्यूटिव के, और जिनका जेआईजेल कंप्लीट हो चुका है और प्लानिंग चाहते हैं कि अब जेआईजेल को कैसे पढ़ा जाए। राइट। सो फर्स्टली हम लोग 11 बजे मिलने वाले थे, बट मैंने सोचा पहले मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ और मैं जो आज इस वीडियो में कहूँगा आप उसको फॉलो करो। देन उसके बाद में हम लोग जो है भाई साहब आफ्टर 3-4 days विल अरेंज वन मीटिंग जहाँ पे आपके क्वेरीज, कोई भी क्वेश्चंस एंड ऑल विल टेक केयर ऑफ इट। नाउ सबसे पहले दोस्तों, जिनका भी जेआईजेल कंप्लीट नहीं हुआ है, पहले तो आप पूरा कंप्लीट करो गाइस जो आपके चैप्टर्स बचे हुए हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल हाईली इंसिस्ट यू कि जल्द से जल्द उसको खत्म करें जिनका नहीं हुआ है। जिनका हो चुका है, अब सुनिए जी पढ़ना कैसे है। जेआईजेल में 17 चैप्टर है बॉस। ठीक है बॉस, कितने चैप्टर हैं जेआईजेल में? 17। सबसे पहले मैं आपको सबसे बड़े चैप्टर्स बता देता हूं जो कौन से हैं, वेटेज वाइज भी और लेंथ वाइज भी। जनरली ये बहुत देखा गया है कि जो जेआईजेल में ऐसा है कि भाई ऐसा बिल्कुल भी प्रेडिक्ट नहीं कर सकते कि किस चैप्टर से कितना आएगा, बिकॉज हर एग्जाम में जो रेशियोज होते हैं वो काफी अलग होते हैं, बट एक मोटा मोटा अंदाजा जरूर लगाया जा सकता है। सुनो, ध्यान देना सभी लोग, दोस्तों सभी लोग ध्यान से सुनना मेरी बात। जो सबसे वेटेज वाले चैप्टर है, पहले मैं आपको वो बता देता हूं। जो सबसे वेटेज वाले चैप्टर है, आई विल टेल यू, यहाँ पे एक्चुअली मार्क भी किया है मैंने। यस, सो जस्ट अ मिनट। यस, तो द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, obviously it carries a weightage of approximately 8 to 12 मार्क्स। देखो मैं अगर 8 to 12 कहता हूँ ना तो जरूरी नहीं वो 8 to 12 ही है, बट ये जो एवरेज बोल रहा हूं मैं, जो अभी इतने अटेम्प्ट से एवरेज निकाल के जो बनता है वो ये है इन सब का। ठीक है, सो सबसे पहले जो वेटेज वाले हम उनको देख लेते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया, सिविल प्रोसीजर कोड, इंडियन पीनल कोड, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड, इंडियन एविडेंस एक्ट, आर्बिट्रेशन कंसिलेशन एक्ट। ठीक है, ये जो लेंथ वाइज हैं ये ऑलवेज बड़े चैप्टर्स हैं, और जो ये लेंथ वाइज बड़े हैं तो देखा गया कि इनका वेटेज भी ज्यादा है, 8-8 नंबर का इनसे जनरली एवरेज देखा जाता है एग्जाम में, बट इट कैन बी 12, इट कैन बी 16 ऑल्सो एट सम टाइम, और कई बार ये कम भी रहते हैं। और ये कितने चैप्टर हुए? तो ये हुए आई थिंक 6 चैप्टर्स, तो बाकी के हमारे 11 चैप्टर्स बचते हैं बॉस, 11 चैप्टर्स। तो कई बार क्या होता है जेआईजेल में कुछ ऐसे चैप्टर हैं जो बहुत छोटे चैप्टर हैं, बहुत छोटे, लाइक स्टैम्प एक्ट भी छोटा है, रजिस्ट्रेशन एक्ट भी छोटा है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर है, राइट टू इन्फॉर्मेशन छोटा है, ऐसे बहुत सारे चैप्टर जो बहुत छोटे छोटे हैं। कई बार बच्चे एक आधी चैप्टर स्किप कर देते हैं, और उस चैप्टर से क्या होता है ना, 8 नंबर का जब क्वेश्चन आ जाता है ना, तो वो 8 नंबर से फर्क उतना बहुत नहीं पड़ता है फ्रेंकली स्पीकिंग, लेकिन वो जो क्वेश्चन बनता नहीं है ना, जब तो उससे कॉन्फिडेंस जो हिलता है ना, उससे बाकी क्वेश्चंस भी अफेक्ट हो जाते हैं एग्जाम में। सो नाउ व्हाट वी विल डू बड़ी, हम लोग क्या करेंगे, ध्यान से सुनिएगा सब लोग। आप लोग पहले तो ये जो वेटेज वाले चैप्टर हैं इनको खत्म करोगे। ठीक है, पहले तो ये जितने वेटेज वाले चैप्टर हैं इनको खत्म करोगे, जो मैंने मार्क किए हैं, पहले तो इनको आप खत्म कीजिए। उसके बाद में आप बाकी के चैप्टर्स पे जोर लगाइए। ठीक है, बाकी के चैप्टर मैं बोल रहा हूं एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना, एक भी चैप्टर स्किप नहीं करना है। ठीक है, एक भी चैप्टर, किसी चैप्टर में अगर बाई चांस कोई चीज पे क्वेश्चन है, कोई चीज डाउट है, और बाई चांस मैं क्लियर नहीं कर पाया उसको, वैसे मेरे को आप टेक्स्ट करो, मैं रिप्लाई करूंगा। अगर बाई चांस नहीं कर पाया, रिवीजन में हम लोग मिलेंगे और हम लोग पूरा 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 17 के 17 चैप्टर करने वाले हैं। रिवीजन मैं जब कराता हूं तो अपनी यूनिक एकेडमी के रिवीजन की यही खास बात है, किसी भी फैकल्टी की सारे टॉपिक्स होते हैं, सारे टॉपिक्स, कोई भी टॉपिक छूटता नहीं है। तो सारे टॉपिक्स मैं लूंगा एनीवे रिवीजन्स में, तो आपको वो दिक्कत आने वाली नहीं है। अब ध्यान से सुनिएगा, ये सर ये टॉपिक्स और बाकी के टॉपिक्स जो हैं उनका क्या वेटेज है? जो बाकी के टॉपिक है उसका 4, किसी का 8, किसी का 4, किसी का 8, ऐसा भी हो सकता है किसी चैप्टर से ना आए एग्जाम में। ठीक है, लेकिन हम इस बेसिस पे तुक्का नहीं लगा सकते कि ये नहीं आएगा, चलो पिछली बार ये आया था तो ये नहीं आएगा, तो हमें नहीं, हमें बेस्ट ही करके जाना है ना। एक इंसान जो बेस्ट कब बनेगा? जब उसने सारे चैप्टर अच्छे से किए, तो हमें सारे करने हैं। पढ़ना किस तरीके से उसमें मैं आता हूं, पहले आप समझ रहे हैं, पहले आपको ये वाले चैप्टर करने हैं, फिर उसके बाद में आपको बाकी के चैप्टर करने हैं। राइट, फिर उसके बाद में जो है आपको बाकी के चैप्टर्स जितने भी हैं वो कैसे भी सीक्वेंस आप अपने हिसाब से देख सकते हैं। देयर इज नथिंग लाइक कि पहले ये करना उसके बाद ये करना, नथिंग लाइक दैट। सीक्वेंस आप अपने हिसाब से देख सकते हैं, क्योंकि एनीवे एक बार आपका पूरा पढ़ के हो चुका है। दैट्स द रीजन कि अभी आप लोग जो पहले बड़े चैप्टर्स हैं उसको फोकस करके फिर छोटे छोटे वाले कर सकते हो। अगर बाई चांस ऐसा लगे पढ़ते पढ़ते कि क्या यार इतने बड़े बड़े चैप्टर्स हो रहे हैं, हो नहीं पा रहा है,
तो ऐसा भी कर सकते हो, जब कभी बोर हो जाओ तो छोटा कोई चैप्टर ले लिया, खत्म कर दिया, लाइक लिमिटेशन एक्ट, लाइक लॉ ऑफ टॉट, लाइक एडमिनिस्ट्रेटिव लॉ, लाइक जनरल क्लॉजेस एक्ट। ठीक है, तो ऐसा भी आप कर सकते हैं और वो भी आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगा बड़ी। नाउ अनदर थिंग, अब सर आप रिवीजन कब से लेने वाले हो, एक बहुत बड़ा क्वेश्चन है सबके दिमाग में, सबके जहन में। सो बस चिंता ना कीजिए, बहुत जल्द, व्हेन आई से बहुत जल्द, सो इट मींस हार्डली 7 to 10 days, 7 दिन के अंदर अनाउंसमेंट आ जाएगा। मैं इतनी आपको कहता हूं, 7 दिन के अंदर अनाउंसमेंट आ जाएगा कि रिवीजन कैसा और कब होने वाला है। सो उसका आप लोड ना लीजिए, वो मेरे पे छोड़ दीजिए, उतना विश्वास रखिए, बस आप लोग अपनी पढ़ाई पे ध्यान रखो। और मैं चाहता हूं ये 7-10 दिन में आप अच्छा पढ़ लें तब तक रिवीजन के पहले, तो आपको रिवीजन में और ज्यादा हेल्पफुल होगा। सर कितनी बार तक हमारा जेआईजेल में पढ़ के हो जाना चाहिए? कई आज 3 अप्रैल है जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं और आपको दे रहा हूं ये वीडियो कहता हूं, आपका जो कोर्स है, मेरे हिसाब से अगर आप शिद्दत से पढ़ें, डेली अगर 3 घंटा दें, डेली अगर 3-4 घंटा दें, 4 घंटा दें मेरे हिसाब से, 4 घंटे डेली अगर आप जेआईजेल को दे, जो आप दे सकते हैं क्योंकि आपका क्लासेस है नहीं, तो 1.5 घंटे वो आपके बचे, और उसके बाद का बाकी का टाइम जो है आप अगर जेआईजेल को दे सकते हैं 4 घंटे। जो दोनों ग्रुप के हैं ऑब्वियसली वो उतना नहीं दे पाएंगे, तो उनके लिए मैं बताता हूँ, आप हार्डली 2 घंटा भी अगर निकाल पाए, 2-2.5, तो इट विल बी वेरी बेनिफिशियल। बट जो 4 घंटे अगर दे सकते हैं, और देना चाहिए मेरे हिसाब से, तो 20 तारीख तक आपका एक बार जेआईजेल पढ़ के हो जाएगा। 20 तारीख तक आपका एक बार जेआईजेल पढ़ के हो जाएगा, वो भी अच्छे से। पढ़ना कैसे मैं उस पर आता हूँ, बट 20 तारीख तक आपका हो जाएगा, राइट। फिर सेकेंड रिविजन आप लोग करेंगे, तो सेकेंड रिविजन आपका हो जाएगा तो 20 तारीख, आई होप आप सभी को समझ में आ रहा है। सो 20 तारीख तक जो है आपका पहला हो जाएगा, 20 तारीख तक, राइट। सो 20 तारीख तक हो जाएगा आपका क्या, फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा आपका, फर्स्ट रिवीजन, बराबर बॉस, ठीक है। सो आपका फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा, देखिए मैंने लिखा है 20 तारीख तक फर्स्ट रिवीजन हो जाएगा। फिर जब आप सेकेंड बार पढ़ेंगे, तो मेरे हिसाब से सेकेंड रिवीजन आपका हो जाना चाहिए अप्रोक्सीमेटली 10 तारीख तक, अप्रोक्सीमेटली 10 या उससे पहले ही होना चाहिए, बट मैं 10 कह रहा हूं। तो 10 तारीख तक आपका सेकेंड रिवीजन जो है वो हो जाना चाहिए, ठीक है दोस्त। तो आपका जो 10 तारीख तक, 10 मई तक आपका सेकेंड रिवीजन हो जाना चाहिए, उससे पहले ही होगा। बट जो दोनों ग्रुप भी दे रहे हैं उनका भी आई थिंक जो है, जो दोनों ग्रुप दे रहे हैं उनका थोड़ा लेट अगर जाए, अभी जो अगर स्टार्ट करते हो तो उनका 25 तारीख 26 तारीख तक एक बार जेआईजेल होना चाहिए, 25-26 तक, ठीक है, 25-26। एंड सेकेंड तो आपका सेम आएगा, 10 तारीख तक हो जाना चाहिए। मैंने 10 तारीख बहुत सेफर साइड लिया है, ज्यादा टाइम लिया है। जब पहला रिवीजन को अगर हमें 25 दिन लगते हैं, तो दूसरे रिवीजन को 15 लगते हैं, क्योंकि वो हमारे को याद हो गया, तो फिर वो जल्दी होता है, राइट, फिर वो जल्दी होता है। तो हमारा अगर पहला रिवीजन से 30 दिन में जाता है, तो सेकंड हमेशा वो 15 दिन में बहुत हो गया। तो सेकंड रिवीजन आपका 10 तारीख तक हो जाना चाहिए। फिर 20 तारीख तक आपका थर्ड रिवीजन हो जाएगा, और उस 20 के बाद एक और रिवीजन आपका हो जाएगा। 4 रिवीजन का मैं मिनिमम कहता हूँ 4 रिवीजन होने चाहिए एग्जाम के पहले, ठीक है। ऐसे कई लोग 3 कहते हैं, बट मेरे हिसाब से 4 सेफर साइड होने चाहिए, सेफर साइड। अगर हमारे पास इतना टाइम है, अभी 2 महीने हैं और हमारा कोर्स कंप्लीट हो गया, तो मिनिमम 4 रिवीजन हमारे होने चाहिए। जो 2 ग्रुप दे रहे हैं उनके मिनिमम 3 रिवीजन तो कम से कम होने ही चाहिए, ठीक है। अब वो आप अपना फ्लक्चुएशंस कर सकते हो। देखो यार, जरूरी, कई लोग ऐसे पढ़ते हैं कि दिन में एक ही कंपनी लॉ पढ़ा, उसी को 10 दिन में खत्म किया, फिर जेआईजेल लिया, 10 दिन में खत्म किया। कई लोग ऐसे पढ़ते हैं, सबका अपना अपना पैटर्न होता है। कई लोग 2 सब्जेक्ट उठाते हैं दिन में, वो खत्म करते हैं, फिर 2 उठाते हैं, वो खत्म करते हैं। कई लोग 4 करते हैं। सो अपना अपना अप्रोच है सबका, बट मैं ऐसे बता रहा हूं कि अगर आप एवरेज अगर दिन का 4 घंटा पढ़ते हो, पूरा जेआईजेल में आपको बोलूं तो 80 घंटे सेल्फ स्टडी में हो जाना चाहिए। कितना अच्छे से, फर्स्ट टाइम की रीडिंग 80 घंटे में, आवर्स में बोलूं तो। सेकंड टाइम अराउंड 40-45 आवर्स, 40-45 आवर्स बहुत हो गया। थर्ड 25 आवर्स, फोर्थ मैं आपको सच्ची बताऊं 15 आवर्स, मतलब 2 दिन में भी पूरा जेआईजेल खत्म हो जाता है। फोर्थ रीडिंग में 2 दिन बस, 15 आवर्स खत्म। मतलब अगर आप 7-7 घंटे 2 दिन निकाल दे तो फोर्थ रीडिंग में पर वो फोर्थ रीडिंग में होता है। और इसी बीच आपके रिवीजन्स तो होंगे ही, तो वो तो आपको हेल्प डेफिनेटली करेंगे। सो ये मैंने आवर्स वाइज बताया, बट 4 रिवीजन की प्लानिंग आपको लेनी है। अब सर कौन सा बेस्ट है, एक ही दिन में एक सब्जेक्ट पढ़े कि 2 दिन, एक दिन में 2 सब्जेक्ट पढ़े? देखो यार, ये
डिपेंड करता है आपकी पढ़ाई के पैटर्न पे। ये ना एक सब्जेक्टिव मैटर है। आई कांट से कि यही बेस्ट है, आई कांट से कि ऐसे ही करना चाहिए, ठीक है। वो बंदा टू बंदा डिपेंड करता है कि यार कौन सा बेस्ट होना। मैं कैसे पढ़ता था, तो भाई मैं कई बार एक दिन में 2 सब्जेक्ट लेता था, कई बार एक ही सब्जेक्ट को दिन भर कर लेता था। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है, बट टारगेट बनाओ। जैसे मैंने ये जीआईजेल का दिया है, वैसे आपको बाकी सब्जेक्ट्स के भी टारगेट बनाने पड़ेंगे। सेटिंग अप हमारा जो नवंबर वाले हैं उनका बहुत जल्दी खत्म हो जाएगा। उसके बाद में सेटिंग अप के अमेंडमेंट्स लेने हैं, तो उसमें मेरा थोड़ा टाइम जाएगा, तकरीबन 6 दिन अमेंडमेंट्स जाएंगे आपके। तो खत्म हो जाएगा आपका बाय 3-4 दिन में सेटिंग अप। लेकिन उसके बाद 3-4 दिन 5 दिन ज़्यादा से ज़्यादा अमेंडमेंट्स में मेरा सबसे ज़्यादा टाइम जाएगा। उसके बाद सेटिंग अप की जैसे ही खत्म हुआ, सेटिंग अप की भी सेम वीडियो रिकॉर्ड करूंगा एंड सेटिंग अप की भी प्लानिंग दे दूंगा मैं आपको, ये पक्का वादा है। पर आप लोग की पढ़ाई अभी जोरों शोरों से शुरू हो जानी चाहिए। दिस इज द होल एंड द सोल थिंग, दिस इज द होल एंड द सोल थिंग। मेरा क्या पर्पस है कि मैं जूम पे ना लेके वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूँ, इस पहले आप पढ़ना स्टार्ट कर दो। आफ्टर फ्यू डेज जब आपको प्रॉब्लम्स रियलाइज होगी, तब मैं जूम मीटिंग लूंगा, तब मैं भी आपको प्रॉपर गाइड कर पाऊंगा, आप प्रॉब्लम समझ पाओगे पढ़ते समय कहाँ होती है। अब नाउ तो आई होप कि आपको 4 रिवीजन करने ये बात आपके पल्ले पड़ गई। नाउ गाइज कैसे पढ़े जेआईजेल, दिस इज अ वेरी बिग क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ एवरी स्टूडेंट कि जेआईजेल कैसे पढ़े सर। तो देखो जेआईजेल ऐसा सब्जेक्ट है ना जिसमें टेक्निकल वर्ड्स बहुत आते हैं, टेक्निकल वर्ड्स बहुत आते हैं, ठीक है। जेआईजेल एक ऐसा सब्जेक्ट है जिसको बोल सकते हैं ना कि सिर्फ समझ लिया तो एग्जाम में लिखते शायद कई बार ना बने। लाइक से फॉर एग्जांपल मैंने सिंपली नेचुरल स्कूल खोला है, आपको एक एग्जाम में आ गया कि नेचुरल स्कूल क्या कहता है, तो भैया नेचुरल स्कूल क्या कहता है, तो भैया कहता है कि एशियन जूरिस्ट और रोमन ने कहा था जस्टिस इज द मेन गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। इन्होंने कहा था कि जो लॉ है भैया उसके 2 पर्पस हैं, ठीक है। इन्होंने कहा था कि भैया 2 फोल्ड में काम करता है कि पहले जो है हमें लॉ को समझना है तो उसका पर्पस पता होना चाहिए, फिर लॉ को समझना है तो हमें कोर्ट के पास जाना है, लेजिस्लेचर के पास नहीं जाना है। फिर अलग अलग 3 लोगों ने अपनी अपनी डेफिनेशंस दी थी। अल्पाइन ने कहा था ए आर्ट और साइंस है जो इक्विटेबल और गुड है। सिसरो ने कहा था इट्स अ हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। जस्टिन एंड डाइजेस्ट ने कहा था इट्स स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। खैर मैं इसको क्लास में आपको लर्न करा चुका हूँ, मैं फिर से बता रहा हूँ इसको पढ़ेंगे कैसे हम। इसको अगर मैं सिर्फ ऐसा पढ़ लूँ कि हाँ जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ, लॉ जो है उसका पर्पस जो है वो 2 फोल्ड है, इसमें 2 चीजें आती है मेन। जस्टिस तो है आ गया कि भैया लॉ को समझना है तो पहले कोर्ट जाना है, लेजिस्लेचर नहीं जाना है। लॉ को समझना है तो उसका नेचर समझना पड़ेगा, ठीक है। तो ये मैंने अगर मान लो ऐसा ऐसा पढ़ लिया। अल्पाइन ने क्या कहा था, इट्स अ आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। सिसरो ने कहा था इट्स हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर, इट्स अ स्टैंडर्ड व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। अब मैं सिर्फ इतना अगर हिंदी में समझ लूं तो कई बार हो सकता है मेरे को सेंटेंस फॉर्मेशन करते ना बने जब मैं लिखने बैठता हूँ। जब मैं लिखने बैठता हूँ फिर वो जस्टिस जस्टिस आएगा बस याद, ठीक है। लॉ के 2 पर्पस हैं, समझना है तो कोर्ट जाओ वो याद आ जाएगा एक, और एक आधी याद आ जाएगा कि लॉ को समझना है पर्पस समझो है वॉट, ठीक है। मेन मैं डेफिनेशंस याद नहीं कर पाऊंगा, ठीक है। अब देखो जब भी ये आंसर है ना, जब भी कोई भी आंसर है ना, जब उसको लर्न करना है तो कैसे करना है, सुनो मेरी बात। उसको लर्न कैसे करना है मैं आपको बताता हूँ, कभी नहीं भूलोगे। इतना बड़ा आंसर है, इसको लर्न करना है। कैसे लर्न करना है, अगर आप लर्न करना चाहते हैं, समझा तो आपने क्लास में, तो आप रट्टा बिल्कुल नहीं मारो। रट्टा क्या होता है, जो हम बिना समझे रट लें, बिना समझे याद कर लें, वो रट्टा होता है। लेकिन हम रट्टा नहीं मारेंगे, हम सुनो कैसे करेंगे। जैसे ये आंसर है तो इसमें पहले मैं याद मार्क करते जाऊंगा इंपॉर्टेंट वर्ड। रोमन ने कहा था, एशियन जूरिस्ट ने कहा था जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ, ठीक है। तो मैं याद करते समय क्या करूंगा, रोमन एंड एशियन जूरिस्ट सेड दैट जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। आंख बंद करके या फिर आप देख के करें तो बिना देखे एक बार, रोमन्स एशियन जूरिस्ट सेड दैट जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ। डन, ये वाला पहला पॉइंट बन गया आपका, ठीक है। उसके बाद में सेकंड पॉइंट आएगा, फर्स्ट दैट इज टू अंडरस्टैंड लॉ। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको समझने पड़ेंगे और मैंने हर आंसर में वैसे कहीं ना कहीं आपको बताया और आपको जब पढ़ोगे समझ आ जाएगा अगर आपने क्लास की है तो क्या क्या इंपॉर्टेंट है। लॉ को समझना है तो वन शुड नो इट्स पर्पस, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। टू अंडरस्टैंड लॉ वी शुड नो इट्स पर्पस, वी शुड नो इट्स पर्पस टू अंडरस्टैंड लॉ। 2-3 बार उसको बोला, ठीक है। टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ लॉ वन शुड गो टू कोर्ट एंड नॉट लेजिस्लेचर। टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ लॉ वी शुड गो टू कोर्ट नॉट लेजिस्लेचर। आपके 3 पॉइंट बन रहे हैं। पहला पॉइंट क्या बना है, रोमन एंड एशियन जूरिस्ट सेज दैट जस्टिस इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ, याद पल्ले पड़ गया वो। दूसरा पॉइंट क्या बन रहा है कि भैया लॉ को समझने के लिए हमें उसके पर्पस को समझना है, लॉ को समझने के लिए हमें उसके क्या करना है, उसके पर्पस को समझना है। टू अंडरस्टैंड लॉ वन शुड नो इट्स पर्पस, टू अंडरस्टैंड लॉ वन शुड नो इट्स पर्पस। एंड लास्ट है टू नो नेचर ऑफ लॉ, टू नो नेचर ऑफ लॉ वन शुड गो टू कोर्ट नॉट लेजिस्लेचर, वन शुड गो टू कोर्ट नॉट लेजिस्लेचर। 3 पॉइंट आपके बन गए,
ठीक है भाई। अब आते हैं आपकी डेफिनेशन, 3 पॉइंट आपके बन गए। अब फिर आपकी डेफिनेशन, अल्पाइन ने क्या कहा था, आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। ठीक है, तो मैंने क्लास में लर्न कराया खैर, बट फिर भी आपको घर पे इसको लर्न करना पड़ेगा। जब भी कोई डेफिनेशन आती है, डेफिनेशन में हम चेंजेस नहीं कर सकते हैं कुछ। अगर किसी बंदे ने कोई एक लाइन में कोई चीज बताई है, उसमें हम कुछ ज्यादा चेंज नहीं कर सकते हैं, तो उसको ऐसे ही लर्न करना पड़ेगा। आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। सिसरो ने कहा था हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। जस्टिन एंड डाइजेस्ट ने कहा था स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। एक बार फिर से बोला, अल्पाइन ने कहा था आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड। सिसरो ने कहा था हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। जस्टिन एंड डाइजेस्ट ने कहा था स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट। अब बिना देखे मैं बोलने की कोशिश करो एक बार, बिना देखे उसको बोलने की कोशिश करो। सबसे पहले क्या था, बड़ी, सबसे पहले क्या था, है ना। सबसे पहले द थिंग, जो नेचर स्कूल है उसमें रोमन और एशियन जूस ने क्या कहा था, जस्टिन इज द मेन एंड गाइडिंग एलिमेंट ऑफ लॉ, पहला पॉइंट था। दूसरा पॉइंट, टू अंडरस्टैंड लॉ वी शुड नो इट्स पर्पस, सेकंड पॉइंट। थर्ड पॉइंट, टू अंडरस्टैंड नेचर ऑफ लॉ वन शुड गो टू कोर्ट नॉट लेजिस्लेचर, तीसरा पॉइंट। डन। उसके बाद हमने 3 डेफिनेशन देखी, ठीक है ना जी, क्या बड़ी, है ना जी, 3 हमने डेफिनेशन देखी, ठीक है। अल्पाइन ने क्या कहा था, इट्स आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, इट्स आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, इट्स आर्ट और साइंस व्हाट इज इक्विटेबल एंड गुड, ये कहा था। ये मैं क्योंकि कैसे याद आ रहा है, मैंने बार बार उसको पढ़ा था ना, तो याद आ रहा है। सिसरो ने क्या कहा था, इट्स हाईएस्ट रीजन इम्प्लांटेड इन नेचर। और डस्टिन एंड डाइजेस्ट ने कहा था इट्स अ स्टैंडर्ड ऑफ व्हाट इज जस्ट एंड अनजस्ट, जस्टिनियन, जस्टिस, तो जस्ट के बारे में बात किया था इसने, ठीक है। ही सेड अबाउट जस्ट एंड अनजस्ट, जस्ट एंड अनजस्ट। यहाँ पे भी इसके नाम के आगे क्या आता है, जस्ट। कभी जब लर्न करना है तो ऐसे कुछ तरीके याद करने पड़ते हैं। जब जस्टिनियन डाइजेस्ट है सामने आया जस्ट, तो वो आपको करना पड़ेगा। अब इसको फिर एक बार और पढ़ा, उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक पे मूव ऑन किया। इस पे टाइम बहुत लगेगा, पहली रीडिंग आप कर रहे हो बहुत टाइम लगेगा, आप जो जैसे ये हैबिट मैं सिखा रहा हूं बहुत टाइम लगेगा, लेकिन इससे 3rd रीडिंग, 4th रीडिंग, 5th रीडिंग जब आप करोगे ना, एकदम मक्खन होगा, एकदम मक्खन, बिलीव मी। लोग क्या करते हैं, जनरली रीड करते हैं आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं आगे बढ़ते हैं, रीड करते हैं आगे बढ़ते हैं, सोचते हैं हमारी पढ़ाई होते जा रही है। ऐसा नहीं होता है बॉस, उसमें सिर्फ दिमाग में आपके कंसेप्ट्स रहते हैं, लेकिन लिखना कैसे वो बनता नहीं है। ये ट्रिक जो मैं सिखा रहा हूँ, ये उनके लिए बहुत ज्यादा बेनिफिशियल है जिनकी इंग्लिश वीक है। जिनकी इंग्लिश अच्छी है ना, वो चलो फिर भी समझ के खुद से ड्राफ्ट कर लेंगे, उनका फिर भी होता है कि हाँ चलो मेरे को समझ आ गया ना, वो ड्राफ्ट कर लेते हैं अपनी ओन, उनकी लैंग्वेज अगर अच्छी है, वोकैबुलरी अच्छी है, दे कैन ड्राफ्ट। बट जिनकी इंग्लिश अच्छी नहीं है, ठीक है, वो उनको ये तरीका अपनाना ही पड़ता है, कोई चॉइस नहीं, अगर बहुत अच्छा स्कोर करना है, ठीक है। और मैं जो प्लानिंग दे रहा हूं, इससे मैं कोई आपको सिर्फ 50-60 नंबर की प्लानिंग नहीं दे रहा हूं, आई एम टॉकिंग अबाउट 80+, राइट, 80+ की प्लानिंग दे रहा हूं मैं। इस तरीके से पढ़ेंगे 100% होगा। एंड अनदर थिंग जेआई जेल में पॉइंट्स पे ज्यादा फोकस कीजिए, पॉइंट वाइज आंसर लिखेंगे हम तो ज्यादा अच्छा है। बाकी के कुछ राइटिंग प्रैक्टिस भी मैं रिवीजन के साथ लूंगा, उसमें और भी हम चीजें के बारे में डिस्कस करेंगे। जेआई जेल में केस लॉज आते नहीं है, डायरेक्ट क्वेश्चन आते हैं, तो हमें उसी पे फोकस करना है, राइट बड़ी, हमें उसी पे फोकस करना है। एंड द थिंग इज, बाकी जो है बस बाकी वही है, मैंने आपको बता दिया किस तरीके से पढ़ना है आपको, ठीक है। मैंने आपको बता दिया कि 4 रिवीजन कम से कम होने चाहिए। रिवीजन का अनाउंसमेंट बहुत जल्दी आएगा, उस पे आप मेरे पे पूरा ट्रस्ट करो, ठीक है। एंड बस आप अपनी पढ़ाई जारी रखो, देखो मेहनत 2 वे होगी, हम लोग आपके लिए जान लगाएंगे, आपको भी हमारे लिए जान लगानी है, फिर घर पे बस जान लगा दो, ठीक है। मीटिंग हम लेते हैं बहुत जल्दी, सुपर सून, आई थिंक 4-5 दिन में आप पढ़ना शुरू करो। फिर आपकी जो भी दिक्कतें आ रही है पढ़ते समय, जो भी प्रॉब्लम्स आ रही है, हम लोग पक्का उसको सॉल्व करेंगे, ठीक है भाई। और भी कोई दिक्कत होगी हम पक्का उसको सॉल्व करेंगे वेरी सुन। हम लोग मीटिंग जब करेंगे तो जो भी आपकी जो भी प्रॉब्लम है, लाइक किसी को कुछ प्रॉब्लम होती है, सर याद नहीं हो रहा, जब आपने ट्रिक बताई थी उससे भी नहीं हो रहा, कुछ और बताओ, सबका नेचर अलग अलग होता है ना कई बारी, तो जो भी दिक्कत है विल टेक केयर ऑफ इट, राइट। सो यस, आप लोग आई होप अच्छा पढ़ रहे हो। कल क्लास में वैसे ही मिल रहे हैं हम लोग, ठीक है भाई। सो कल क्लास में मिल रहे हैं, बट आई थॉट मैं वीडियो रिकॉर्ड करता हूँ पहले, है ना जी, जूम मीटिंग बाद में करता हूँ, दैट्स व्हाई ये मैंने वीडियो रिकॉर्ड किया। आई होप ये हेल्पफुल डेफिनेटली होगी। एंड मिलते हैं कल, मचाते रहो, हंसते रहो, मुस्कुराते रहो, लव यू, मिस यू, बाय।